नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम संस्कृत से संबंधित जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, या यूँ कहें कि 2023 में जो रीट की मुख्य परीक्षा होगी उसके तहत जो संस्कृत सब्जेक्ट से जो जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टेस्ट सीरीज है। 30 क्वेश्चन पेपर हम निकालेंगे, तो प्रत्येक पेपर में 30 क्वेश्चन होंगे। तो इस हिसाब से ये जो संस्कृत भाषा से जितने भी अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर टेस्ट सीरीज देखकर अपना आकलन कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये पुराने पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, तो इनको भी दोबारा से रिपीट होने का चांस रहेगा। तो इनको जैसे हल करेंगे, संस्कृत का इतना सा छोटा सा सिलेबस होता है, तो इनको हल करने से पता चलता रहेगा कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ हमें सुधार की आवश्यकता है, इस प्रकार से। तो साथियों, इनको हम देखते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे कितने राइट होते हैं। तो आपको समय भी मिलेगा, क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद में उत्तर दूंगा, और उत्तर देने के बीच में और क्वेश्चन पढ़ने के बीच में थोड़ा सा समय मिलेगा जिसमें आप पढ़कर खुद भी उत्तर दे सकते हैं, है ना। तो साथियों, इस प्रकार से हम देखते हैं। ये जो 31वां क्वेश्चन है, वह व्यंजनस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, यानी वह जो व्यंजन है इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठम होगा, कंठ तालु होगा, दंतोष्ठम होगा या जिह्वा मूलम होगा, क्या होगा? तो साथियों, वह का वो एक सूत्र भी है, वह कारस्य दंतोष्ठम, तो इसका क्या हो जाएगा? दंतोष्ठम, ये हो जाएगा। फिर 32वां क्वेश्चन है, तय वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति, यानी उच्चारण स्थान से संबंधित एक क्वेश्चन 100% आएगा। ये उच्चारण स्थान से संबंधित एक या दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, तय वर्ग का पूछा है, तय वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ऋतुलसनाम दंता, दंत हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। फिर आगे तीसरा क्वेश्चन है, ये 33वां क्वेश्चन है, अ स्वर से उच्चारण स्थानम अस्ति, यानी अ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो अ का बताना है साथियों, ओष्ठो, कंठ, दंता, मुखम, क्या होगा? तो साथियों, इसमें अ का जो उच्चारण स्थान है वो हो जाएगा कंठ। अकु है विसर्जनीय नाम, कंठ है, इस सूत्र से अ का उच्चारण स्थान वो कंठ माना गया है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 34 है, मूर्धा उच्चारण स्थानम अस्ति, तो मूर्धा का उच्चारण स्थान क्या है? वकारस्य, सकारस्य, ककारस्य, पकारस्य, क्या होगा? तो साथियों, वकारस्य तो होगा नहीं क्योंकि वकारस्य दंतोष्ठम होता है। ककारस्य होगा नहीं क्योंकि क का अकुह विसर्जनीय नाम कंठा होता है। पकारस्य होगा नहीं क्योंकि पकारस्य में क्या होता है? ये होता है उपपदमान्य नाम ओष्ठो, तो यहाँ पे सकारस्य हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऋतु रसणाम मूर्धा, इस सूत्र से सकारस्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 35वां है, हरि शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचने रूपम भवति, यानी हरि शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप होता है। तो क्या रूप होता है? हरिन, हरि, हरिन, हरिन, क्या रूप होगा बताइए साथियों। तो साथियों, जो द्वितीय विभक्ति बहुवचन है वो हमेशा ही दीर्घ मात्रा होती है उसकी, ठीक है। तो दीर्घ मात्रा होती है, तो यहाँ पर दीर्घ में क्या है? ये हरिन, ये होगा इसमें हरिन, ठीक है। द्वितीय, एक तो द्विवचन होता है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति का द्विवचन, और एक द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, ये हमेशा दीर्घ में ही चलते हैं। अपवाद स्वरूप कहीं है ना ये लघु हो जाता है, लेकिन लघु कम ही होता ही नहीं है, ये दीर्घ ही होता है। आगे 36वां क्वेश्चन है, नदी शब्द से चतुर्थी विभक्ति एकवचन रूपम भवति, यानी नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति एकवचन में रूप होता है, क्या होता है? नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याम, क्या होगा साथियों? तो इसका हो जाएगा नद्यै, ठीक है। आगे इसमें 37वां क्वेश्चन है, कस्माद इति रूपम अस्ति, कस्माद इस प्रकार का जो रूप है वह होता है। तो कस्मात कौन सी विभक्ति वचन का है? द्वितीय विभक्ति वचन एक वचन है क्या? तृतीय विभक्ति एक वचन है क्या? चतुर्थी विभक्ति एक वचन है क्या? या पंचमी विभक्ति एक वचन है? क्या होगा साथियों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पंचमी विभक्ति एक वचन, जैसे ग्रामात, विद्यालयात, रामात, इस प्रकार से होता है। तो उसी प्रकार से कस्य का यानी क विभक्ति का कस्मात, ये हो गया। आगे इसमें 38वां क्वेश्चन है, एकस्मै बालकाय फलम यच्छ रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति, यानी एक बालक के लिए फल देता है,
तो यहाँ पर रेखांकित पद में विभक्ति है, यहाँ पर ये रेखांकित पद है तो इसमें विभक्ति क्या है एकस्मय में। तो यहाँ पर साथियों प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी कौन सी होगी आपके अनुसार? तो साथियों इसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, आगे इसमें 39वां क्वेश्चन है, सर्वे बालकाः जलम पिबन्ति रेखांकित पदम अस्ति, यानी रेखांकित पद क्या है? सर्वे बालकाः जलम पिबन्ति यानी सभी बालक जल पी रहे हैं या पीते हैं। तो पिबन्ति में कौन सा लकार पुरुष है? प्रथम पुरुष एकवचन है या प्रथम पुरुष बहुवचन है या मध्यम पुरुष बहुवचन या उत्तम पुरुष एकवचन, क्या है इसमें? तो साथियों प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाएगा, पठन्ति, है ना, पठन्ति पढ़ते हैं हम इस प्रकार से। तो आगे इसमें क्वेश्चन है 40वां, अस्था धातु लट लकारे मध्यम पुरुष से बहुवचने रूपम भवति, यानी स्था धातु में जो अस्था धातु का जो लट लकार है उसमें मध्यम पुरुष का एक जो बहुवचन रूप है वो क्या होगा? तो साथियों इसका वैसे चलता है तिष्ठ से, है ना, अस्था धातु का। तो यहाँ पर लट लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन में पूछा है तो क्या होगा? तो साथियों इसमें हो जाएगा तिष्ठत, मध्यम पुरुष बहुवचन में पूछा है, तिष्ठत है, ये द्विवचन में आ जाता है ना, तो ये बहुवचन हो जाएगा बिना विसर्ग वाला। क्वेश्चन नंबर 41 है, लभ धातु लोट लकारे उत्तम पुरुष बहुवचनम भवति, यानी लभ धातु लोट लकार में जो उत्तम पुरुष बहुवचन है वह क्या होगा? तो साथियों क्या होगा? लबंताम होगा या लभय होगा, लबावहे होगा या लबामहे होगा। ये क्या है? आत्मनेपदी धातु है, इसके अलग रूप चलते हैं, जैसे लभते लभेते लभंते, लभसे लभेथे लभद्वे, लबे लभावहे लभामहे, इस प्रकार से। तो यहाँ पर तो लोट लकार में पूछा है, तो लोट लकार में क्या होगा साथियों? इसका हो जाएगा लभामहे। लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में है ये, लभामहे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 42 है, वयम आत्मानम जयेम रेखांकित पदम अस्ति। तो इसका राइट ऑप्शन ये मतलब जयम है, ये रेखांकित पद है। इसके बारे में पूछा है कि ये कौन सी धातु पुरुष का है? जयेम। तो ये जैसे विधिलिंग लकार होता है ना उसमें आएगा ये, जैसे पठेत पठिताम पठेयु, पठे पठितम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम, इस प्रकार से। तो क्या होगा साथियों? तो ये हो जाएगा विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, उसमें आ जाएगा, जैसे पठेयम पठेयो पठेयम होता है ना उस प्रकार से। फिर आगे 43वां क्वेश्चन है, सह बधीर है अत्र रिक्त स्थाने शुद्ध रूपम भविष्यति, यानी यहाँ रिक्त स्थान में शुद्ध रूप होगा। तो सह बधीरा, बधीरा यानी बहरा, वह बहरा है। तो बहरा कहाँ से होता है? कान से। तो यहाँ पे करनाए कान के लिए हो गया, करनैन कान से हो गया, करनात कान से अलग होने के अर्थ में, कर्णश यानी कान का, तो वह अलग है, मतलब ये वह बधिर है। तो क्या होगा इसमें? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन कर्णेन हो जाएगा, सह कर्णेन बधिर है, इस प्रकार से। जैसे होता है ना, सह नेत्रेण अंध, नेत्रेण काण है, अंध है तो नहीं होगा, अंध है में तो दोनों आंखें चली जाती है, तो नेत्राभ्याम अंध है, लेकिन एक ही आंख नहीं है तो नेत्रेण काण है, काणा होता है ना एक आंख से, उस हिसाब से। फिर यहाँ पे 44वां जो क्वेश्चन है, राम है मूर्खेण ईर्ष्यति रेखांकित पदे शुद्ध रूपम भविष्यति, यानी रेखांकित पद है उसका शुद्ध रूप क्या होगा? मूर्खेण। तो राम है मूर्खेण ईर्ष्यन्ति, तो इसका मूर्खेण है, इसकी जगह देखते हैं, क्योंकि ईर्ष्या के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो चतुर्थी विभक्ति में मूर्खेण तो तृतीय विभक्ति है, तो ये तो होगी नहीं, तो मूर्खेण की जगह चतुर्थी में आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? मूर्खाय, मूर्खाय हो जाएगा इसमें। राम है मूर्खाय ईर्ष्यति। आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 45 है, सीता जनकम सह विद्यालयम गच्छति रेखांकित पदे शुद्ध रूपम अस्ति। तो जनकम है, यहाँ पर शुद्ध रूप लिखना है। तो साथियों जो गम धातु है अगर ये साथ में आ जाए, ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है, गम के अनुसार, लेकिन यहाँ पर सह का प्रयोग हुआ है, सह का प्रयोग होने से तृतीय विभक्ति ही होगी। तो इस 45 में तृतीय विभक्ति देखते हैं, जनकेन तृतीय विभक्ति है, जनकाय में चतुर्थी है, जनकात में पंचमी है, जनकस्य में षष्ठी है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा तृतीय वाला, जनकेन। सीता जनकेन सह विद्यालयम गच्छति, ये सही रूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है,
नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदः योगे विभक्ति भवति, यानी इनके योग में नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा, इनके योग में जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है? तो साथियों वो चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा योगे, इस प्रकार से है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 47 है, राजपुरुष है अस्मिन् पदे समास है अस्ति, यानी जो राजपुरुष है इस पद में समास होगा यानी होता है। क्या समास होता है राजपुरुष में? तो इसका अर्थ हो जाएगा राजपुरुष यानी राजा का पुरुष, राजा का पुरुष। तो राजा का षष्ठी विभक्ति में हो जाएगा ये, तो ये होगा राज्ञ है और पुरुष का पुरुष है, राज्ञ पुरुष है, इस प्रकार से। तो जो विभक्ति से संबंधित जो बात आती है वो तत्पुरुष समास में ही होती है। तो इस 47वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो तत्पुरुष ही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 48, आप भी साथ में है ना साथियों इसको है ना उत्तर देते रहे ताकि आपको भी ध्यान में रहे, इसीलिए मैं ये वीडियो में धीरे धीरे बोल रहा हूँ। 48वां क्वेश्चन है, घनश्याम अस्य समासस्य विग्रह अस्ति, इस समास का विग्रह होता है, यानी घनश्याम का विग्रह क्या होगा ये बताना है। साथियों बताओ कौन सा होगा इसमें? तो घनश्याम का जो समास विग्रह करेंगे तो वो हो जाएगा घन इव श्याम, घन इव श्याम, घन श्याम की तरह, इस प्रकार से घन की तरह श्याम, घन इव श्याम जो भी है, ठीक है। आगे इसमें 49वां क्वेश्चन है, त्रिभुवनम अत्र समास है अस्ति, त्रिभुवनम में समास क्या है ये बताना है। तो साथियों क्या होगा इसमें? देखो साथियों कर्मधारय में तुलना से संबंधित या विशेषता बताए किसी भी व्यक्ति विशेष या कोई की अगर विशेषता बताई जाए तो कर्मधारय करेंगे, जहां पर विभक्ति से संबंधित बात आए वो तत्पुरुष करेंगे, जहां पर अन्य पद की प्रधानता हो वहां पर यानी तीसरा अर्थ निकलता है वहां पर बहुव्रीहि करेंगे, और जहां संख्यावाची होती है वो द्विगु होता है। तो द्विगु का सूत्र भी है संख्यावाची द्विगु, है ना, इस प्रकार से। तो ये 49वां क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन भी ये द्विगु हो जाएगा, त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार है, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 50 है, 50वां क्वेश्चन है, प्रायण उभय पदार्थ प्रदानो समास है भवति, यानी प्राय है उभय यानी दोनों पदार्थ प्रदान होते हैं समास होता है, यानी जिस पद में यानी जहां पर दोनों ही पद प्रदान हो वहां कौन सा समास होता है? तो साथियों बताओ द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु या बहुव्रीहि कौन सा होता है? तो साथियों देखते हैं द्वंद्व, ये हो जाएगा इसमें। द्वंद्व में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जैसे इसका सूत्र है चार थे द्वंद्व, च का अर्थ च का और के अर्थ में प्रयोग होता है, और जहां पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व है। तत्पुरुष में पूर्व पद प्रधान है तत्पुरुष, उत्तर पद प्रधान है तत्पुरुष, द्विगु में पूर्व प्रधान संख्यावाची, बहुव्रीहि में अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, और अव्ययभाव में पूर्व पद प्रधानो इति समास अव्ययभाव है, इस प्रकार से। तो ये 50वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन उभय पद प्रधान, दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, चयनम अस्य शब्दस्य संधि विच्छेद अस्ति, तो चयनम का संधि विच्छेद करना है साथियों, बताइए, आप बताइए कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन करें इसमें? तो साथियों ये जो ऑप्शन है ये हो जाएगा चेधन अयनम, ये हो जाएगा, और ये भी इसमें गलत ही दिया हुआ है, एक सेकंड, चयनम में यहां पर चेधन अयनम नहीं होगा साथियों, ये होगा चेधन अनम, इस प्रकार से होगा ये चेधन अनम। तो यहां पर क्या है, एचो अय वाया है, सूत्र से जो अयादि संधि होती है उसमें क्या होता है, ए का अय होता है, ए का अय हो जाता है, इस प्रकार से ए का अय हो जाता है, एक से, ठीक है, ए का अय हो जाता है, तो यहाँ पे च रह जाएगा, फिर अय यह भी याद है, च भी याद है, फिर अनम, फिर इसको जोड़ेंगे तो च में ए जुड़ जाएगा, च पूरा हो जाएगा, ये में ए जुड़ेगा तो ये पूरा हो जाएगा, नम, इस प्रकार से होगा। तो साथियों ये जो भी दिया हुआ है 51वें में चयनम का चेधन अयनम, ये सही माना है,
लेकिन ये वैसे गलत ही है ये भी, क्योंकि चे प्लस अनम ये होगा एकदम बिल्कुल राइट। इसका अयादि संधि है, एचो अय वायावा है, सूत्र से ये होता है इस प्रकार से। आगे क्वेश्चन नंबर 52 है। 52वां क्वेश्चन है देव धन ऐश्वर्यम अत्र संधि भविष्यति। देव धन ऐश्वर्य में संधि होगी। तो साथियों ये जो संधि है कौन सी होगी बताइए। तो साथियों इसमें आगे आई आ रहा है तो ये आई में रहेगा देवेश्वर्यम हो जाएगा इसका। तो ये जो 52वां है इसका बी राइट हो जाएगा, देवेश्वर्यम। आगे क्वेश्चन नंबर है 53। पेष्टा अत्र संधि अस्ति। तो पेष्टा में कौन सी संधि है साथियों, जो व्यंजन संधि पढ़ते हैं उसके तहत आती है। अब आप बताओ आगे अस्तुत्व है क्या, ष्टुत्व है, जसत्व है या पूर्व रूप है, कौन संधि है। तो साथियों पेष्टा में है वो ष्टुत्व संधि हो जाएगी। सीधा सा याद रखने का तरीका है, सह षटकोण वाला आ जाए तो ष्टुत्व करेंगे लगभग, ठीक है। अन्यथा हम देखें तो यहाँ पर पेश धन ता इस प्रकार से होगा, ये पेश धन ता। इसका एक सूत्र है अष्टोहो अष्टुनः अष्टुः इस प्रकार से। तो उस सूत्र का विखंडन करने पर अष्टोहो अष्टुनः अष्टुः इस प्रकार से करते हैं तो उसमें तय का तय आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर सीधा सा हो जाएगा पेष्टा इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर 53वें का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा अष्टुत्व संधि, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54वां क्वेश्चन है शिवो अर्च्य है अत्र संधि विच्छेद अस्ति। शिवो अर्च्य है, यहाँ संधि विच्छेद होता है। संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पर जो संधि विच्छेद है वो हो जाएगा ए, शिव है अर्च्य है, इस प्रकार से ये संधि विच्छेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है दुर्जन है सज्जनस्य अपकरोति रेखांकित पदे उपसर्ग धातुश्च स्तः। यानी उपसर्ग और धातु बतानी है रेखांकित पद में। रेखांकित पद क्या है, अपकरोति। तो यहाँ पर अप तो क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, और धातु क्या हो जाएगी, करोति। करोति किससे बनता है, क्री धातु से बनता है, क्री धातु से। तो अप धन क्री हो जाएगा। तो अप क्री में ये ए राइट हो जाएगा इसका। कौन सा ये 55वां क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है। 56 कहता है कि सीता स्नानम कृत्वा देवालयम गच्छति रेखांकित पदे धातु प्रत्ययश्च स्तः। यानी सीता स्नान करके देवालय जाती है, मंदिर जाती है, तो इसमें जो रेखांकित पद है यहाँ धातु और प्रत्यय बताना है। तो साथियों देखिए कौन सा होगा, तो कृत्वा शब्द है, इसमें धातु क्या होगा, क्री धातु हो जाएगा, त्वा है आगे, तो ये जो कत्वा प्रत्यय है ये हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, क्री धन कत्वा, इस प्रकार से। फिर आगे 57वां क्वेश्चन है कथयितुम अत्र धातु प्रत्ययश्च स्तः। यानी कथयितुम, यहाँ धातु और प्रत्यय बताना है। तो कथयितुम है, यहाँ पर प्रत्यय तो तुमन प्रत्यय है, अंत में लगा है तुमन प्रत्यय, और आगे कथ धातु है। तो इस प्रकार से इसमें क्या है, कथ धातु कहाँ मिलेगा, ये ए ही हो जाएगा इसमें, कथ धन तुमन। क्वेश्चन नंबर 58 है, यह आपको ही बताना है पूरा। पवन है वहती रिक्त स्थाने अव्यय से शुद्ध रूपम भविष्यति। यानी रिक्त स्थान में अव्यय का शुद्ध रूप होगा। पवन है वहती, तो इसमें कुत्रम, कुत्र, कुत्रा, कुत्रे अव्यय बताना है। एक जानकारी मैं बता दूं, अव्यय में किसी भी प्रकार की विभक्ति वचन लिंग का उपयोग नहीं होता है, यानी जुड़ते नहीं है। तो जो होता है सीधा सा ही होता है। तो कुत्रम, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप बना है ये कुत्रम, तो विभक्ति तो लगती नहीं, तो इसलिए ये गलत हो गया। कुत्रा ये स्त्रीलिंग में चला गया, ये भी गलत हो गया। कुत्रे ये भी गलत हो गया, विभक्ति लगती नहीं है, सीधा सा ही है कुत्र। कुत्र यानी कहाँ, पवन है कुत्र वहती, यानी पवन कहाँ वहती है। आगे इसमें 59वां क्वेश्चन है गोपाल मोहन से चतुर है इत्यस्य संस्कृत अनुवाद है अस्ति। यानी गोपाल मोहन से चतुर है, इसका संस्कृत में अनुवाद है, यानी होता है। संस्कृत में अनुवाद कैसे होगा, तो साथियों बताइए कौन सा है इसमें ऑप्शन राइट।
तो साथियों चतुर के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, पहले ये देखो। चतुर के अर्थ में पंचमी विभक्ति है, तो यहाँ पे चतुर का पंचमी विभक्ति में कहाँ प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे चतुर्थ है, तरफ प्रत्यय लग गया, ये है ही, ठीक है। ये इसमें देखना है विभक्ति। गोपाल से मोहन है, चतुर है, मोहन में प्रथम विभक्ति लगी है, यहाँ पर मोहन है तृतीय विभक्ति लगी है, मोहनाय चतुर्थी विभक्ति लगी है, मोहनाथ पंचमी विभक्ति लगी है, गोपाल है मोहनाथ चतुर्तर है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 60 यानी अंतिम क्वेश्चन है, वे सब संस्कृत पढ़े, अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद है अस्ति। वे सब संस्कृत पढ़े, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद होता है। तो साथियों अनुवाद करना है, बताइए। वे सब संस्कृत पढ़े, तो साथियों यहाँ पर ये देखना है, वे सब संस्कृत पढ़े, ये सामान्य वाक्य तो है नहीं, ये आदेशात्मक वाक्य, क्योंकि आदेश दिया जा रहा है। आदेश का हम बात करें तो वो लोट लकार में प्रयोग होता है। तो वे सब संस्कृत पढ़े, वे सब का ते, संस्कृत का ये क्रम है तो संस्कृतम हो जाएगा, ते संस्कृतम। आगे पढ़े, कौन पढ़े, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन वाले पढ़े, तो क्या होता है, पढ़तु पढ़ताम पठंतु होता है ना, पढ़ने का। तो यहाँ पर क्या होगा, पठंतु हो जाएगा बहुवचन में। तो पठंतु देखो इसमें कौन सा है, ते संस्कृतम पठंती, ये तो नहीं होगा, पठंतु कहाँ है, ये रहा बी वाला, ते संस्कृतम पठंतु, इस प्रकार से हो जाएगा। तो साथियों ये संस्कृत से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये मुख्य परीक्षा रीट को आधार मानकर ही ये काम में लिए जा रहे हैं, और जो पीछे पुराने पेपर्स हैं उनसे ही उठाए गए हैं। ये प्रश्न ऑथेंटिक है, सारे सारे, बिल्कुल भी गलत जवाब नहीं है, ना ही गलत क्वेश्चन है। तो इनको जरूर एक बार इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये संस्कृत वाले हैं, उनको ये फायदा ही पहुंचाएंगे। तो साथियों मिलते हैं आगे नए वीडियो में। तो उससे पहले आप ये वीडियो है लाइक अवश्य करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कुछ सुझाव वगैरह हो तो, और आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए अपने चैनल को और सपोर्ट कीजिए। तो साथियों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।